नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, कक्षा 11 के अध्याय 2 परमाणु संरचना के अध्ययन हेतु आप सभी के बीच प्रस्तुत हूं। इस अध्याय में जैसा कि हमें पूर्व से थोड़ा ज्ञान है, कक्षा 9 और कक्षा 10 से आपको पता होगा कि डाल्टन ने सबसे पहले परमाणुवाद दिया। डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है और उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, किंतु 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ में इलेक्ट्रॉन की खोज और रेडियोएक्टिवता की खोज के बाद पता चला कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु को उनके मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात परमाणु कुछ मूल कणों से मिलकर बना होता है। ये मूल कण दो प्रकार के होते हैं, स्थायी मूल कण और अस्थायी मूल कण। स्थायी मूल कण 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, तथा अस्थायी मूल कणों में पॉजिट्रॉन, मेसॉन, पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो इत्यादि हैं। वस्तुतः परमाणु संरचना अध्याय के अंतर्गत हम परमाणु के मूल कणों की परमाणु में व्यवस्था अर्थात परमाणु संरचना का अध्ययन करेंगे। आज के परमाणु संरचना के इस प्रथम व्याख्यान में हम निम्नलिखित शिक्षण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले परमाणु संरचना, जिसका परिचय, जिसको अभी हम लोग जान रहे थे, बढ़ रहे थे, और इसका अध्ययन इलेक्ट्रॉन की खोज, जिन्हें कैथोड किरणों के रूप में ये इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज और परमाणु के मूल कणों के लक्षण तथा थॉमसन का परमाणु मॉडल। इन बिंदुओं का आज के इस व्याख्यान 1 में हम अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में परमाणु संरचना में 7 और व्याख्यान होंगे। इस प्रकार कुल 8 व्याख्यानों में हम परमाणु संरचना अध्याय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले व्याख्यान 1 के इन शिक्षण बिंदुओं में इलेक्ट्रॉन की खोज अर्थात कैथोड किरणों का हम अध्ययन करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने यह जाना है कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, 3 स्थायी मूल कणों से मिलकर बना होता है, और वे मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर व्यवस्थित होते हैं। आज की वस्तुस्थिति के अनुसार और पूर्व ज्ञान के आधार पर हम यह जानते हैं, जो हमने अभी चर्चा की, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश और इस प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है। नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है, नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्यों? क्योंकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, अतः प्रोटॉनों का धनावेश इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश को न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। यह हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर हम जाने कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। किंतु अगर हम 1878 के आसपास चलें और देखें कि उस समय जब परमाणु को अविभाज्य माना जाता था, उससे पूर्व उस परमाणु को विभाजित नहीं माना जाता था, तब वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर, डाल्टन के पश्चात जो वैज्ञानिक आए उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर इलेक्ट्रॉन की खोज की, प्रोटॉन की खोज की, न्यूट्रॉन की खोज की, तब जाकर के एक परमाणु का निश्चित मॉडल, आधुनिक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इन सब बातों का इस परमाणु संरचना अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जाने कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले हुई वो किस प्रकार से हुई, किसने की और किस तरह से की गई। इसके लिए विलियम क्रूक्स, जूलियस प्लकर और फैराडे आदि वैज्ञानिकों ने 1878 में एक विसर्जन नली में अल्प दाब पर भरी हुई गैस में कैथोड तथा एनोड लगाकर उच्च वोल्ट प्रवाहित करके विद्युत धारा प्रवाहित करने का एक प्रयोग किया। यह विसर्जन नली कांच की एक 60 सेंटीमीटर बेलनाकार नली थी, जिसमें एक कैथोड, जो आप देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज वाला कैथोड होता है, जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, और एक एनोड जो रेड कलर से दिखाया गया है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, व्यवस्थित किया गया। इन दोनों कैथोड और एनोड को उच्च वोल्ट से जोड़ा गया। ये 2 पतली प्लेटें थी कैथोड और एनोड की, और इस पंप में एक निर्वात नली लगाई गई, जिससे निर्वात पंप कहा गया, जिससे इस विसर्जन नली में निर्वात पैदा की गई, और उसके बाद इस नली का दाब 10⁴ से भी कम वायुमंडल किया गया। तब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैज्ञानिकों ने यह देखा कि कैथोड से एनोड की ओर, अर्थात
एनोड के पीछे वाली दीवार पर, कैथोड के जस्ट सामने वाली और एनोड के पीछे वाली दीवार पर एक हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? एक हरे रंग की चमक उत्पन्न हुई जिसे प्रतिदीप्त कहा गया। और यह प्रतिदीप्त कैथोड से निकलने वाली किरणें जो एनोड के सामने वाले पर्दे को हरा कर देती हैं, उसके कारण उत्पन्न हुई। जब वायुमंडलीय दाब को, जब इस दाब को 10⁴ से और अधिक कम किया गया तो पूरी नली में अंधेरा छा गया, किंतु इस नली के दूसरे किनारे पर हरे रंग की चमक उत्पन्न हुई, जिससे यह पता लगा कि कुछ किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर गति करती हैं। इन किरणों का वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1897 में अध्ययन किया और इस प्रयोग के निष्कर्षों के रूप में, इस प्रयोग के अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जो कैथोड किरणों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने बताया कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जो किरणें कैथोड से निकली वो सीधी रेखा में चलती हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस मार्ग में कैथोड और एनोड के बीच में एक विशेष आकृति का एक कागज का या किसी दस्ती का टुकड़ा रखा, जिससे उन्होंने देखा कि इसकी छाया सेम दूसरी ओर बनती है, जिससे पता लगा कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा, उन्होंने देखा कि ये किरणें यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। जब उन्होंने बिना घर्षण की एक कागज के टुकड़े को कटिंग करके यहां लगाया तो वह घूमने लगता है। कैसा होता है? वो घूमने लगता है, वह गति करने लगता है, जिससे पता लगा कि ये किरणें यांत्रिक प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं। तीसरा, ये किरणें विसर्जन नली की दीवारों पर हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। उन्होंने अध्ययन किया इस प्रयोग का, तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। चौथा, ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं और ये विद्युत क्षेत्र में धन आवेश की ओर मुड़ती हैं। यदि हम ऐसे देखें कि इसी डायग्राम में हम समझा दे रहे हैं, वैसे अलग भी बनाना चाहिए, कि अगर हम एक धनावेशित प्लेट ऊपर की ओर और एक ऋणावेशित प्लेट नीचे की ओर लगा दें, तो ये जो किरणें निकल रही हैं यहां से, कि कैथोड किरणें धनावेश की ओर मुड़ जाती हैं। चूंकि हम पहले से हमें जानकारी है, आपको भी होनी चाहिए, और आपको पता है कि धनावेश और ऋणावेश के बीच आकर्षण और धनावेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अब इसका मतलब जब धनावेश की तरफ आकर्षित हो रही हैं, इसका मतलब ये किरणें ऋणावेशित हैं। कैसी हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित होती हैं और विद्युत क्षेत्र में धनावेश की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे पता लगा कि कैथोड किरणें कैसी हैं? नेगेटिव है। कैथोड किरणें कैसी होती हैं? नेगेटिव होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। अब अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं। जिस गैस को इसमें भरा जाता है विसर्जन नली में, उसको आयनित करती हैं और उससे प्राप्त तीव्रगामी धनायन कैथोड से टकराकर इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त करते हैं, जो एनोड की ओर गति करते हैं। ये कण किधर गति करते हैं? एनोड की ओर गति करते हैं और कैथोड किरणपुंज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इस अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कैथोड किरणें अति सूक्ष्म छोटे-छोटे ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हैं। इन ऋणावेशित कणों को ही इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इन ऋणावेशित कणों को ही इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इस प्रयोग के आधार पर थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान में अनुपात ज्ञात किया। उस अनुपात को ज्ञात करने के लिए उन्होंने इस प्रयोग को दोहराया और इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि एक कैथोड, ये देखिए आप, ये कैथोड और ये रेड वाला एनोड लगाया नली में। ये कांच की एक स्लिट लगाई और इसमें दो विद्युत प्लेट, जैसे हमने आपको इसमें बताया था कि एक धनावेश के ऊपर एक ऋणावेश नीचे, वैसे ही एक विद्युत प्लेट लगाई, क्योंकि उन्होंने अपने अध्ययन में पता किया था कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में ये किरणें विक्षेपित हो जाती हैं। अतः उन्होंने विद्युत प्लेट लगाई, ये ब्लैक वाली लाइन, और उसका धनावेश हिस्सा ऊपर और ऋणावेश हिस्सा नीचे रखा। उसके अतिरिक्त जो रेड वाला हमारा जो गोला है, इसको विद्युत चुंबक लगाया उन्होंने। उसके बाद जब उन्होंने
विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की, तो उन्होंने देखा कि कैथोड से जो किरणें निकलती हैं, जो किरण पुंज निकलता है, अर्थात किरण पुंज किससे मिलकर बना है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। जो इलेक्ट्रॉन्स हमने ग्रीन कलर से दिखाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो 3 प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। क्या कि जब विद्युत प्लेट का प्रभाव दिखाया जाता है तो ये एक ही तरफ मुड़ जाते हैं और एक पॉइंट पर जाकर के चमक उत्पन्न करते हैं। विद्युत प्रवाह में, विद्युत के प्रभाव में ये एक पॉइंट पर जाकर के चमक उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि इधर धनावेश इस तरह है तो ये धनावेश की ओर आकर्षित होते हैं, इधर धनावेश की ओर मुड़ जाते हैं या विक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए ये एक पॉइंट पर चमक उत्पन्न करते हैं। और जब चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव डाला जाता है तो ये सी पॉइंट पर चमक उत्पन्न करते हैं, और जब इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं डाला जाता है तो ये सीधे बी पॉइंट पर चमक उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार उन्होंने, थॉमसन ने विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में E/m का मान निर्धारित किया, जिसमें वो सफल रहे। और E/m अर्थात आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उन्होंने पता किया, वो आया था 1.7588। इसको लिख सकते थे 1.76 into 10 to the power 11, 5 को 6 कूलाम प्रति किलोग्राम ज्ञात किया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को इसी की सहायता से उन्होंने निकाला -1.6 into 10 to the power -19 कूलाम। यहाँ ऋण चिन्ह यह प्रकट करता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1024 किलोग्राम ज्ञात किया। इस प्रकार थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी तत्वों में पाया जाने वाला सार्वभौमिक कण है। इलेक्ट्रॉन सभी तत्वों के परमाणुओं में पाया जाने वाला मूल कण है, जिस पर एक इकाई ऋणावेश होता है, जिस पर एक इकाई ऋणावेश होता है, और इस ऋणावेश का मान ऋण 1.6 गुणित 10⁻19 कूलाम होता है, तथा इसका द्रव्यमान 9.1 गुणित 10⁻31 किलोग्राम होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837वां भाग होता है। इस प्रकार थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के प्रयोग के द्वारा की। अब हम देखेंगे प्रोटॉन की खोज तथा धन किरणों की खोज। अब अध्ययन करते हैं प्रोटॉन की खोज का। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में विसर्जन नली के प्रयोग को दोहराया। अब की बार उन्होंने इस प्रयोग में छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया। जो ब्लू कलर के बीच में गैप्स दिखाई दे रहे हैं, ये कैथोड के छेद हैं। तो छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया। उसके बाद जब दाब को भरी हुई गैस में विद्युत धारा प्रवाहित की, तो विसर्जन नली की दीवार पर कुछ चमक उत्पन्न हुई। यह चमक कैथोड को पार कर जाने वाली किरणों के कारण हुई। चूंकि ये किरणें कैथोड की ओर गति कर रही हैं और कैथोड के छेदों को पार करके निकल जाती हैं, इसलिए इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा गया। कैनाल मींस छिद्र होता है। उसके बाद थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों का अध्ययन किया और अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि ये किरणें धनावेशित होती हैं और धनावेशित कणों से मिलकर बनी हैं। चूंकि ये किरणें एनोड और कैथोड के बीच के इस भाग से उत्पन्न हुई। जब गैसों का आयनन होता है तो गैसों में से इलेक्ट्रॉन अर्थात कैथोड किरणों के निकल जाने के बाद जो धनावेशित कण शेष बचते हैं, वही धनावेशित कणों से मिलकर के ये धन किरणें बनी थी। अतः कैनाल किरणों को धन किरणें कहा गया। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1919 में इन धनावेशित किरणों के कण का नाम प्रोटॉन रखा और उन्होंने इस प्रकार प्रोटॉन की खोज की। उनके अनुसार प्रोटॉन सभी तत्वों के परमाणुओं में पाया जाने वाला सार्वभौमिक कण है, जिस पर एक इकाई धनावेश होता है, जिसका मान +1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है, तथा इसका द्रव्यमान 1.6726 × 10⁻24 ग्राम होता है। अतः हम प्रोटॉन की परिभाषा कर सकते हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित वह मूल कण जिस पर इकाई धनावेश जिसकी वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होती है और उसका द्रव्यमान
1.6726 ग्राम होता है, प्रोटॉन कहलाता है। इसे और अधिक उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि अगर हम विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस लें तो हाइड्रोजन गैस लेने पर सबसे हल्का हमें धनावेशित कण प्राप्त होता है। इस धनावेशित कण को ही उन्होंने प्रोटॉन कहा। अतः हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को अर्थात हाइड्रोजन परमाणु के धनावेशित कण को प्रोटॉन नाम दिया गया, जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर ही पाया गया। अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज। 1932 में अर्नेस्ट चैडविक नामक वैज्ञानिक ने बेरिलियम तथा बोरॉन इत्यादि तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी का प्रयोग किया। उन्होंने अल्फा कण वास्तव में हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं, जिन्हें He++ से प्रदर्शित किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में इन्हें 2He4 से दिखाया जाता है। इनके पास 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन या 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन होते हैं। तो अल्फा कण क्या है? हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। जब बेरिलियम तथा बोरॉन इत्यादि तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो एक उदासीन प्रकृति के कण उत्पन्न होते हैं, जिनका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इन कणों को चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर से सभी तत्वों में पाए जाने वाला सार्वभौमिक कण है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता और उसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इस प्रकार न्यूट्रॉन की खोज की गई। अब आप देखिए, इस रिएक्शन को भी समझ लीजिए। इस रिएक्शन में जैसे 4Be9 है, तो यहाँ इसका मतलब है 4 बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है और 9 उसकी द्रव्यमान संख्या है। इसका मतलब 4 इसमें प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है, इसलिए 5 और 4 9। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में हम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के सापेक्ष इस प्रकार से तत्व के संकेत को पूर्णतः निरूपित करते हैं। और उसके बाद यहाँ अल्फा कण से जब 4Be9 की रिएक्शन होती है तो 6C12 कार्बन बनता है और न्यूट्रॉन 0N1 बनता है। ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाता है, नए तत्वों का निर्माण होता है, कह सकते हैं। 5B11 + 2He4 = 7N नाइट्रोजन 14 और 0N1। इस प्रकार ये न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है नाभिकीय अभिक्रियाओं में 2He4 के आक्रमण से 5B11 और 4B9 पर। तो इस प्रकार चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं परमाणु के मूल कणों के लक्षण। हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोजों का अध्ययन किया। अब इन खोजों के आधार पर परमाणु के मूल कण, जो स्थायी मूल कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, उनके कुछ सामान्य लक्षण निकल कर हमारे सामने आए हैं। उनको इस टेबल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे यहाँ मूल कण का कॉलम है, यहाँ इनके ये लक्षण है। जैसे इलेक्ट्रॉन, इनके खोजकर्ता कौन है? J.J. थॉमसन, और इनकी खोज कब हुई? 1897 में। इसका प्रतीक है E फॉर इलेक्ट्रॉन, E से इसको प्रकट करते हैं। किंतु नाभिकीय अभिक्रियाएं जैसे कि यहाँ है ये 4B9 नाभिकीय अभिक्रियाओं में देखिए इस न्यूट्रॉन को 0N1 लिखा गया है। अगर कहीं नाभिकीय अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है या इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होता है तो उसे -1E0 से प्रदर्शित करेंगे। आवेश इस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू, जिसका मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका द्रव्यमान AMU में 0.0005486 यानी 5486 AMU होता है। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हिंदी में इसका मतलब है परमाणु संहति या द्रव्यमान कह सकते हैं संहत को मात्रक। AMU का मतलब क्या है? A M से मास और यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ये छोटे छोटे कणों के द्रव्यमान को मापने वाला मात्रक होता है। तो इस AMU में यदि हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करें, पता करें, तो ये आएगा 0.005486 AMU। ग्राम में द्रव्यमान जैसा कि पीछे हम अध्ययन कर चुके हैं 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। अगर किलोग्राम में था तो यहाँ 31 हो जाते थे। प्रोटॉन की खोज करता है रदरफोर्ड, 1919 में इनकी खोज हुई। इसका संकेत है P, जिसको हम नाभिकीय अभिक्रियाओं में 1H1 से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? 1H1 से दिखाते हैं। और H+ भी प्रोटॉन का संकेत होता है,
क्यों? हाइड्रोजन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर, क्योंकि 1H1 हाइड्रोजन का जो प्रोटियम समस्थानिक है, यदि उसमें से केवल एक ही, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होता है और एक उसकी द्रव्यमान संख्या है, एक इलेक्ट्रॉन यदि इसमें से निकल जाता है तो इसके पास सिर्फ ये H+ बनता है। जब भी किसी में से इलेक्ट्रॉन परमाणु में से निष्कासित होते हैं तो उसके ऊपर एक धनावेश आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और नाभिक में धनावेश बढ़ जाता है, जो उसके पूरे परमाणु के ऊपर लिख करके प्रकट किया जाता है। तो ये H+ का मतलब हुआ प्रोटॉन। क्या मतलब हुआ? प्रोटॉन। जब हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो H+ बनता है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन। इस पर भी 1 यूनिट धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। इसका द्रव्यमान AMU में 1.20757 होता है और ग्राम में द्रव्यमान 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। न्यूट्रॉन, जिसकी खोज चैडविक ने की 1932 में, इनका संकेत स्मॉल n होता है और नाभिकीय क्रियाओं में आपने देखा ही था 0n1 से इन्हें प्रकट करते हैं। इन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता और इनका द्रव्यमान 1.00865 AMU होता है तथा इनका ग्राम में द्रव्यमान 1.6750 × 10⁻24 ग्राम होता है। इस प्रकार हमने परमाणु के मूल कणों के लक्षण सारांश में इस टेबल के द्वारा समझे। अगला हमारा टॉपिक है थॉमसन का परमाणु मॉडल। विभिन्न वैज्ञानिकों ने परमाणु के मॉडल को समझाने के लिए, परमाणु की संरचना को, परमाणु की अंदर की व्यवस्था को बताने के लिए अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए, जिनमें सबसे पहला नाम है थॉमसन का। थॉमसन ने परमाणु के संबंध में बताया कि परमाणु विद्युत उदासीन गोलाकार कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, किंतु परमाणु के भीतर संपूर्ण भाग में धनावेश वितरित रहता है और उसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जगह जगह इस प्रकार धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के परमाणु के अंदर पाए जाने के किसी ऑर्डर का, किसी क्रम का वर्णन नहीं किया, बल्कि उन्होंने बताया कि परमाणु के भीतर धनावेशित भाग ठीक उसी प्रकार फैला रहता है जैसे तरबूज में खाने वाला रेड पार्ट होता है, और उसके भीतर जो तरबूज के भीतर जो उसके बीज होते हैं उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन के समान माना और कहा कि जिस प्रकार बीज धसे रहते हैं वैसे ही धनावेशित भाग में परमाणु में इलेक्ट्रॉन जगह जगह धसे रहते हैं। तो इनको हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। और ये जो तरबूज का जो खाने वाला भाग है, इरेबल पार्ट होता है, इसे कहेंगे धनावेशित भाग, पॉजिटिव पार्ट। और उन्होंने कहा कि जितना पॉजिटिव पार्ट होता है उसको न्यूट्रल करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इस प्रकार थॉमसन ने धनावेश और ऋणावेश को बराबर करते हुए परमाणु के विद्युत उदासीन होने की बात को बताया, किंतु वह रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग एवं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में और परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। साथ ही उन्होंने धनावेशित और ऋणावेशित भाग को एक साथ पाए जाने की व्याख्या करने में भी वे असफल रहे। इस प्रकार थॉमसन ने परमाणु मॉडल के संदर्भ में एक आधारशिला रखी और अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। आज के इस व्याख्यान में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, थॉमसन का परमाणु मॉडल एवं परमाणु के मूल कणों के विभिन्न गुणों का अध्ययन किया, उनके लक्षणों का अध्ययन किया। इस व्याख्यान से संबंधित दो छोटे छोटे प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखें। पहला प्रश्न है अल्फा कण क्या है, समझाइए। अभी हमने आपको बताए थे कि न्यूट्रॉन की खोज जब हुई थी उसमें अल्फा कणों का प्रयोग किया गया था, उस संदर्भ में आप और हमारी इस बात पर चर्चा हुई थी कि अल्फा कण क्या है। दूसरा प्रश्न है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के गुण लिखिए। आप इलेक्ट्रॉन के पॉइंट क्रमबद्ध करके विशेषताओं को, लक्षणों को लिखें, फिर प्रोटॉन के लक्षणों को लिखें, फिर न्यूट्रॉन के लक्षणों को लिखें, ताकि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों को अच्छी तरह याद कर सकें, उनको समझ सकें इस वीडियो में दिखाई गई टेबल के आधार पर। इस प्रकार आप इस गृह कार्य को करेंगे। दीक्षा ऐप आप डाउनलोड कर चुके होंगे, उसकी सहायता से
अब तक के इस व्याख्यान में पढ़ाई गई विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे, वीडियोस को बार बार देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।